अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। गुज़िश्ता रोज़ 9 मई पर मशरूत मुआफ़ी का ऐलान करने वाले इमरान खान का आज अडयाला जेल से एक और बयान आ गया है, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने अपने कल के बयान की वजाहत कर दी है, बल्कि हुकूमत को 2 महीने का वक्त दे दिया है और दावा कर दिया है कि मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन हुकूमत के पास वक्त ख़त्म हो रहा है। आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मीडिया में ऐसा तासुर गया है कि मैंने कोई मुआफ़ी मांग ली है। मुआफ़ी वो मांगता है जो गलती करता है, मैंने कोई मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी है। मैं 12 माह से कह रहा हूँ कि CCTV फुटेजेस निकाली जाएं। सबूत छुपाना जुर्म है, सबूत आपके पास पड़े हुए हैं। अगर मेरा कोई आदमी CCTV फुटेजेस में आया तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। मुझे जेल में जितनी देर रखना है रख लें, मैं डील करने को तैयार नहीं हूँ। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा, ना कोई जायदाद बाहर पड़ी है। मैंने सारे केसेस लड़े हैं, मजीद भी लड़ूंगा। मुझ पर और मेरी अहलिया पर केसेस करने का मकसद PTI को तोड़ना था। मैं क्या पागल हूँ कि अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहूँ? तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि आपसे बात करने का वक्त ख़त्म हो चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो इमरान खान ने कहा कि मेरे पास बहुत वक्त है, वक्त तो इनके लिए ख़त्म हो रहा है। इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही, इस हुकूमत के पास 2 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं बचा है। 2 महीने में इस हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। मुल्क में बांग्लादेश से बुरे हालात हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि इनके नाम ECL पर डाले जाएँ। सहाफ़ी ने पूछा कि हुकूमत में शामिल लोग कह रहे हैं कि आप इसलिए मुआफ़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रायल अब मिलिट्री कोर्ट्स में होना है। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि इन रेलू कट्टों का एक ही मकसद है, फौज के ज़रिए PTI को ख़त्म किया जाए और ये बच जाएं, लेकिन ये नहीं बचेंगे। मेरे ख़िलाफ़ ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मैं कोई डील करूं, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। मेरे ख़िलाफ़ जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, जितना जेल में रखना है मुझे रख लें। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस्तग़ासा ने अपनी शहादतें अदालत के सामने पेश की, आपने अपनी तरफ से कोई गवाह क्यों पेश नहीं किया जो आपकी बेगुनाही को साबित कर सके? तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मेरे हक़ में गवाह आएंगे। गवाहों का नाम वक्त से पहले ले लिया तो उनके पीछे वीगो डाला लग जाएगा। मेरे केसेस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। मुझसे जब 342 का बयान लिया गया, इसके बाद बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। नैब ने मेरे खिलाफ एक तोशाखाना में 4 केसेस बनाए हैं। सहाफ़ी ने इमरान खान से ये सवाल भी किया कि 9 मई के वाक़यात की सारी फुटेजेस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। मीडिया ने इस वाक़े को लाइव रिपोर्ट किया। आपके लोग कहते रहे कि फ़ौज ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब हम रेड लाइन क्रॉस करेंगे। अब आप CCTV फुटेज का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? जवाब में इमरान खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में PTI के लोग नहीं थे, आग लगाने वाले हमारे लोग नहीं, कोई और लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। इमरान खान से सवाल हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, लेकिन इन जमातों ने कभी GHQ के सामने एहतजाजी कॉल नहीं दी, फिर आपने क्यों दी? इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक़ है। मैंने सबको पुरअमन एहतजाज का कहा था। मैंने कहा था कि जब मुझे पकड़ें तो आपने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। जाहिर है हमें जहाँ से मसला होगा वहीं एहतजाज करेंगे, ये हमारा आईनी हक़ है। हमारे पुरअमन एहतजाज पर हमें दहशतगर्द बना दिया गया। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आपके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस के फ़ैसले हुए उनमें आपको अदालतों से रिलीफ मिल गया। अब आपके और इस्टेब्लिशमेंट के माबेन एक ही इशू है और वो 9 मई का है। वो भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, आप भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। कोई तीसरा रास्ता बताएं ताकि इस मसले को हल किया जाए। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि अमन हो, मुल्क में इस्तेहकाम हो। 9 मई पर हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इमरान खान से सवाल किया गया कि मुल्क में अगर उबूरी सेटअप कायम किया जाए और उसके तहत इलेक्शन करवाए जाएँ तो क्या आपको इंतखाबात कबूल होंगे? तो इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। इसने पहले भी फ्रॉड इलेक्शन करवाए, ज़िमनी इलेक्शन में भी इन्होंने पहले ही डब्बे भर दिए, किसी को देखने तक नहीं दिया और फिर मर्जी के रिजल्ट जारी कर दिए। मौजूदा हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम बनने वाले उबूरी सेटअप और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कोई भी इंतखाबात हुए तो हम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने मौजूदा आर्मी चीफ को पैगामात भिजवाए कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका क्या मकसद है? तो इमरान खान ने जवाब में कहा कि मैंने आर्मी चीफ को सिर्फ गैर सियासी होने का कहा था कि आइन की हदूद में रहें, मैंने न्यूट्रल होने का नहीं कहा था। न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। यानी इमरान खान ने आज ये भी कह दिया कि मैंने कोई मशरूत माफ़ी नहीं मांगी है और साथ ही हुकूमत को 2 महीने का वक्त भी दे दिया है। लेकिन एक तरफ जहां इमरान खान 2 महीने में हुकूमत के घर जाने की पेशगोई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जितना ताउन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, शायद इतना ताउन मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा। जितना ताउन सियासी हुकूमत और
आईनी इदारों के दरमियान आज है। शायद इतना ताउन पहले कभी मैंने अपने सियासी कैरियर में उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। होंगे पहले भी इसके ऐसे अदवार, लेकिन इस दौर में हमारा जो इश्तराक है वो यकीनन वो एक काबिल दीद है। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है, और यहाँ पर बैठे ये सपा सलार, फौजी अफसरान या पुलिस के अफसरान, उनको आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बेहुरमती की जा रही है। 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। इन तमाम अमूर के ऊपर ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपा सलार पूरी तरह यकसू हैं, यकजहां दो कालिब की तरह। यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है। जबकि गैर मशरूत मुआफ़ी के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर इमरान खान मशरूत मुआफ़ी मांग भी लें तो भी इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। अगर इमरान खान के दौर में फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं चल सकते? 9 मई का आपका बयानिया है, ये तो पिट नहीं गया। नहीं, मैं नहीं समझता पिट के। आपको वक्त बताएगा नहीं पिट। फौजी अदालतों पे जा रहे हैं। इमरान खान के वक्त जो है फौजी अदालतों पे मुकदमे चलाए जा सकते हैं। 24 लोगों को कन्विक्शन हुई है, फांसी हुई है लोगों को, तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो उसको भी फौजी अदालत में ट्राई किया जाएगा। बगावत का सरगना तो वो था ना, प्लान तो उसने बनाया वो था ना सारे का सारा। तो मशरूत माफी मांग लें तो फिर उनके और एस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मैं नहीं समझता, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसकी कोई पॉसिबिलिटी है। जो 9 मई का दिन जो है ना, वो वन मस्ट अंडरस्टैंड इंक्लूडिंग इमरान खान कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत थी। दिलचस्प बात यह है कि खुद हुकूमत गुज़िश्ता दिनों ये इल्ज़ाम लगा चुकी है कि तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। और आज इमरान खान 2 माह बाद यानी अक्टूबर में हुकूमत का धड़न तख्ता होने की पेशगोई कर रहे हैं। पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से बात की थी और सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा था कि एक एजेंडे की पैरवी की जा रही है। अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन पर कुछ लोग हमला करेंगे। अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। एक एजेंडा है जो फॉलो किया जा रहा है। और फिर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में कह दिया था कि तहरीक इंसाफ वाले अपनी निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, जैसे ही चीफ जस्टिस तब्दील होंगे तो उसके बाद आप नए इलेक्शन की तैयारी करें। ये एक जाल बुनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह से इनको को रास्ता मिले तो उसके लिए जो है वो इस किस्म के दाव पेच जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे। हमें नजर आ रहा है कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करेंगे। इतनी निजी महफिलें हैं, उनमें वो कह रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है, नवंबर में जैसे ही चीफ जस्टिस जो है वो तब्दील होगा तो उसके बाद जो है ना वो फिर नए इलेक्शन की आप तैयारी करें। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें भी मालूम पड़ रही है। ये 2-3 चीजों को अगर आप इकट्ठा रख के देखें तो फिर उमर अयूब साहब या गौहर खान साहब या असद कैसर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा शक पड़ता है, लेकिन कोई यकीन करने वाली बात नहीं है। हमें अलर्ट रहना होगा और हमें इन चीज़ों को जो है वो फेस करना होगा, इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। यानी हुकूमत ये खुद कह रही है कि तहरीक इंसाफ ने अदलिया से उम्मीदें लगा ली हैं कि चीफ जस्टिस कादी फाइसा के रिटायर होने और जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद उसे नए इलेक्शन मिल जाएंगे। जबकि खुद तहरीक इंसाफ ये दावा कर चुकी है कि दिसंबर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इमरान खान ने पैगाम दिया है कि कौम इसके लिए तैयारी करे। 24 जुलाई को हमारे ही प्रोग्राम में बात करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने दावा किया था कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरिट के मुताबिक फैसले होते हैं तो हमारे नंबर बनते हैं तो डेफिनेटली फिर हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे और फिर रिव्यू करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं है कि हम हुकूमत लेके और हम कोशिश करेंगे कि पनिशमेंट डेट ले लोगों से, और वो पनिशमेंट डेट जो है ना एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के जरिए हो। कानून के मुताबिक जो जिसका रोल है उसी रोल तक अपने आप को महदूद करे ताकि मुल्क आगे बढ़े। और आपको लगता है आपके सिर्फ मुतालबे से ऐसा हो जाएगा? देखो मुझे अच्छी उम्मीद है। और किस बुनियाद पर उम्मीद है? देखो कुछ चीजें आप देख नहीं सकते लेकिन आपको एहसास होता है, एक सिक्स्थ सेंस होता है, तो उसकी वजह से मैं महसूस करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा वक्त जो है ना तहरीक इंसाफ का है। आपकी एक्सपेक्टेशन मुस्तकबिल करीब में है कि तहरीक इंसाफ का वक्त आएगा? क्योंकि परसों ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने। मुझे उम्मीद है ये दिसंबर तक जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे। मैं जो समझता हूँ क्योंकि हमारी सीटें इतनी आ जाएंगी कि हम अपनी हुकूमत बना सकेंगे। यानी आपको ट्रिब्यूनल से उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल से फैसले आ जाएंगे और आपकी हुकूमत आ जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारी उम्मीद है क्योंकि मेरिट के मुताबिक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा दिसंबर में इलेक्शन देख रहे थे। अब इमरान खान खुद
कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पास 2 महीने बाकी हैं। खुद वफाकी वुज़रा इस हवाले से खदशे का इजहार कर चुके अक्टूबर का नाम लेकर। आज इमरान खान किस बुनियाद पर कह रहे थे, शब्बीर डार नुमाइंदा जियो न्यूज़ ने उनसे बात की, उनसे सवालात किए। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। हर दूसरे तीसरे दिन आपकी मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब से, आपको सवाल करने का मौका मिल रहा है उनसे। ये जो 60 दिन की बात है, आपको क्या बहुत कन्विंस्ड और पूरे एतमाद लगे इमरान खान, और वजह क्या है? क्या बांग्लादेश में जो हुआ उसकी वजह से उनकी तवक्कात बहुत बढ़ गई हैं, या कोई और मामला समझ में आया? शाहजेब, इमरान खान बहुत पुरएतमाद है कि 2 माह बाद जो सियासी मंजरनामा है या जो हालात है वो तब्दील होने वाले हैं। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर यह पेशन गोई की है कि मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है और 2 माह के बाद इस हुकूमत का दड़न तख्ता होने वाला है। इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही है और बांग्लादेश से ज़्यादा हमारे हालात बुरे हैं। ये बचना चाहते हैं लेकिन ये नहीं बचेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सब के नाम जो है ECL पर डाले जाएँ। अच्छा, 9 मई से मुतल्लिक जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मशरूत माफ़ी का मांगने का ऐलान किया था, उस बयान से वो पीछे नहीं हटे हैं। अलबत्ता उन्होंने इस बात की वजाहत की कि मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ है उससे ये तासुर मिला है कि मैंने कोई शायद गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मैं गुज़श्ता 1 साल से कह रहा हूँ कि 9 मई की जो CCTV फुटेजेस है उनको सामने लाया जाए। अगर उन CCTV फुटेजेस में हमारे लोग सामने आते हैं या हमारे लोग मुलविस पाए जाते हैं तो मैं उसके बाद माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मीडिया पर भी मशरूत माफ़ी का ही रिपोर्ट हुआ था और यही बात हुई थी कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर फुटेजेस सामने लाई जाती हैं तो क्या वो कन्विंस्ड हैं? क्योंकि ज़ाहिर है मुतादिद उनके रहनुमा नज़र आए, पार्टी के कारकुन नज़र आए, जो कुछ उस दिन हुआ, क्या वो कन्विंस्ड है ऐसा कुछ आएगा नहीं, या फिर वो ग्राउंड बनाते नज़र आ रहे हैं इस बात के लिए कि आ गया तो माफ़ी मांग लेंगे और कह देंगे कि जी ठीक है साबित हो गया और हमारे कारकुनों ने हमारे कहने पर नहीं किया था, जज्बाती हो गए थे, हो गया? इमरान खान से जो वकला मिलते हैं या जो पार्टी रहनुमा मिलते हैं समात से कबल, चूँकि वो ब्रीफिंग लेते हैं और उनको बताया जाता है कि मीडिया में क्या रिपोर्ट हुआ है, अखबारात में क्या छपा है, तो उसी हिसाब से उन्होंने आज गुफ्तगू का आगाज़ किया और उन्होंने बाकायदा 2-3 मीडिया आउटलेट्स का नाम लिया कि इन्होंने मेरी बात को गलत रिपोर्ट किया। हालांकि हमने उनसे कहा है कि जो आपने बात की है वही रिपोर्ट हुई है। खैर, उस पर उनसे ये भी सवाल हुआ कि जो 9 मई की CCTV फुटेज की आप बात कर रहे हैं कि जो फुटेजेस रिलीज़ हो गई हैं या जो फुटेजेस सोशल मीडिया पे आई हैं, आपके लोग उसमें देखे गए हैं, आपके लीडर्स उसमें प्रोटेस्टों को जो है जो एहतजाज आपने किया उस पर लीड करते देखे गए हैं और आपके लोगों ने बाकायदा तौर पर प्राउडली सोशल मीडिया पे ये फुटेजेस डाली और उन्होंने कहा कि हमारी रेड लाइन जो है वो क्रॉस हुई है, अब हम फ़ौज की रेड लाइन क्रॉस करेंगे। उस पर उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग नहीं थे जिन्होंने आग लगाई मुख्तलिफ तनसीबात पे। मुझे पता है कि ये लोग कौन है और मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। इसी तरह उनसे मैंने सवाल किया कि आपके जितने भी ट्रायल हुए अडियाला जेल में, उन केसेस में, ये केसेस जब हायर कोर्ट्स में चले गए तो या तो आपकी तो बहुत सारे केसेस में बरियत भी हो गई और कुछ केसेस की सज़ाएँ जो है वो मुअत्तल हुई। अब आपके और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन सिर्फ 9 मई का मसला है। इस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ पे कायम है, आप भी अपने मौके पे कायम हैं। कोई आप खुद को कह रहे हैं कि आप बड़े लीडर हैं, तो आप कोई रास्ता बताएं, तीसरा रास्ता बताएं ताकि इस मामले को हल किया जा सके। उस पर उन्होंने कहा कि मैं भी अमन चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं मुल्क में इस्तेकाम हो, लेकिन 9 मई से मुतल्लिक हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये जो न्यूट्रल वाली बात है, ये इन्होंने उस दिन कही थी जब कह रहे हैं कि मैंने न्यूट्रल का नहीं गैर सियासी होने का कहा था। पहले ज़ाहिर गैर सियासी होने पर तनकीद करते थे और इसीलिए उनको न्यूट्रल कहते थे। उन्होंने कहा था कि न्यूट्रल हो जाए फौज उस दिन। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने ये कहा था और आज भी मैंने उनसे पूछा कि आपने मौजूदा आर्मी चीफ को पैगामात भिजवाएं, आप न्यूट्रल हो जाएं, तो इसका क्या मकसद था? तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने न्यूट्रल नहीं कहा था, मैंने गैर सियासी होने का कहा था और आईनी हदूद में रहने का कहा था। लेकिन जो न्यूट्रल होता है वो ज़ाहिर है जानवर होता है। इस पर खैर ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि एक ज़माने में इमरान खान साहब जानवर को ही कहते थे कि वो गैर सियासी होता है, इंसान कैसे कोई गैर सियासी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, हमें शब्बीर डार इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। 2 महीने इस वक्त इमरान खान दे रहे हैं इस हुकूमत को। सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। 2 महीने बचे हैं आपके पास, इमरान खान साहब कह रहे हैं, और
ख्वाजा साहब पहले कह चुके हैं कि अक्टूबर में वो कुछ होता नज़र आता है कि इनको लगता है कि हमला होगा। राना सना भी कह चुके हैं चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद कुछ होगा, तो बस 2 महीने बचे आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, अल्लाह ताला वक़्त ना पूरा करे। ये इमरान खान जैसे और इस तरह की कई भड़कों का सामना हमने आमरीत में भी किया है, सियासत में भी किया है और हमेशा करते रहे हैं। बड़ी मुस्तहकम हुकूमत है और ये हुकूमत इमरान खान की भड़कों से या इस तरह की क्यासराइयों से जाने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपको टेनोर पूरा होता भी नज़र आएगा और खान साहब जिस टारगेट पे हैं वो ना पहले पूरा हुआ है 9 मई से और ना अब पूरा होगा। साहब मगर मसला ये है कि आज ज़ाहिर एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब की वो तारीफ़ें की हैं, ज़बरदस्त तारीफ़ें की हैं, मगर एक दफ़ा इमरान खान साहब, बल्कि एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा इमरान खान साहब जनरल बाजवा की ऐसी तारीफ़ें कर चुके हैं कि हमारी फ़ौज के साथ जो ताउन जनरल बाजवा कर रहे हैं, ऐसा ताउन तो कभी हुआ ही नहीं हमारी हुकूमत चलाने में, पैसे लाने में, दीगर मामलात में। मगर फिर आपको पता है आज जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते हैं इमरान खान साहब, तो वो अचानक सब कुछ बदल गया। देखिए, खान साहब गड़गड़ की तरह रंग बदलते रहते हैं और हालात के मुताबिक कभी पाँव पड़ जाते हैं, कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं और ये नॉर्मल तो है ही नहीं। यानी ताहयात जिस आदमी को एक्सटेंशन दे रहे थे उसी को मीर सादक, मीर जाफ़र कह रहे थे, उसी को जानवर कह रहे थे। तो इनके पास ये कुलिया कभी गिरेबान और अगर वो नाकामयाब हो तो फिर उसके बाद पाँव पड़ जाए। तो बाकी रही तारीफ़ की बात, तो जो इस वक्त के सिपा सलार है बिल्कुल तारीफ़ के काबिल है और अगर तारीफ़ के काबिल है तो तारीफ़ करनी चाहिए। बाकी आप इनका मुआजना कम अज़ कम बाजवा साहब से नहीं कर सकते। उनके कैरियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव और कॉल फेल में तज़ाद था, यहाँ पर कॉल फेल में तज़ाद नहीं है और जो तारीफ़ के काबिल हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। साहब मगर मसला ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ऐसा मिसाली ताउन और जितनी सपोर्ट इस वक्त फ़ौज की तरफ से की जा रही है उन्हें याद नहीं पड़ता कि पहले कभी हुई हो। एक ज़माने में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब ने शिकवा किया था कि जितना ताउन इमरान खान के साथ इदारों ने किया है, अगर हमारे साथ 30% भी किया जाता तो मुल्क को तरक्कियों पर ले जाते। तो जब आज उन्होंने खुद ने कह दिया कि आज से पहले इतना ताउन नहीं हुआ, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको लगता है आप डिलीवर कर पाएंगे, जो आसमान पर ले जाने की बात करते थे वो कर पाएंगे, क्योंकि अवाम इमरान खान साहब को लगता है कुछ दिन में ही सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए, गुजारिश है कि बहुत बड़े टारगेट जो शायद अभी लोगों को महसूस नहीं हो रहे, वो 16 महीने की पीडीएम की पहली हुकूमत में भी अदारों के तावन से पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट हो या बाकी चीज़ें हैं वो हमने हासिल किए। अब भी मुश्किल टारगेट्स हैं, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल में है। पाकिस्तान को लोग समझते थे डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट से निकला है तो आम आदमी की ना घर चल रहा है, ना फैक्ट्री चल रही है, ना चूल्हा चलता है, ना रोज़गार बनता है। वो आप एनर्जी की क्राइसिस की वजह से कह सकते हैं, वो इकॉनमी के बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर गुज़रते दिन के साथ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बेहतरी आ रही है, उम्मीद पैदा हो रही है और इंशाअल्लाह ताला ये टारगेट्स हम हासिल कर लेंगे। मगर निज़ाम इंसाफ को डिलीवर करना होगा। निज़ाम इंसाफ डिलीवर नहीं कर रहा। ऐसे फैसले दिए जाते हैं जो पाकिस्तान में फिर से सियासी इस्तेकाम को ख़राब करते हैं और ऐसे फैसले नहीं किए जाते जो ज़रूरत है। आपने देखा ये मुजाहरे हुए यूके में पिछले हफ्ते, उसके बाद वहाँ के निज़ाम इंसाफ वो तो 24 घंटे अदालत लग गई। वहाँ पर तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी भी हुई, प्रोसिक्यूशन भी हुई, फैसला भी हुआ, सजा भी हुई, किसी एक को नहीं कई दर्जन लोगों को। दिन दिहाड़े अगर आप वाकयात साहब ये हुआ क्या यूके में, ये हुआ क्या कि किसी को पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई हो कि अगर वो जमात छोड़ दे तो बेशक वो वीडियो में आया हो, उसके खिलाफ सबूत भी मौजूद हो कि वो दंगे में मौजूद था, फसादात में मौजूद था और उसको छोड़ दिया हो, अगर उसने एक जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो। ये तो नहीं हुआ ना यूके में। यहाँ तो इदारों ने 9 मई के बाद ये भी किया ना, जिसकी वजह से 9 मई का वाकयात ख़राब हुए। इंतहाई संगीन मामला है 9 मई का, इसमें कोई शक नहीं है जो कुछ 9 मई को किया गया, मगर सियासी मकासद के लिए उसे इस्तेमाल किया गया। तो आज हम यहाँ खड़े हैं, वहाँ थोड़ी हो रहा है ये। ना ही अमेरिका में हुआ कि किसी ने कहा कि जी पहले आप ट्रंप की पार्टी छोड़ दें तो आप घर चले जाएं वरना फिर आपको सजा होगी। देखिए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्या उनको सजा हो गई?
और ऐसा निज़ाम इंसाफ जो दिन दिहाड़े इस तरह की बगावत को भी या बागियों को भी, लश्कर और जत्थों को सज़ा ना दे सके, तो मेरा ख्याल है फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स का वक्त जो है वो हुआ चाहता है, फिर होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप इस पाकिस्तान को 20-25 हज़ार के हवाले कर दें, वो जत्था बनाएं, वो लश्कर बनाएं, वो हमला करें, वो रियासत को झुकाएं, अपना टारगेट और अपने मुतालबात बनाएं, और यही कुछ हुआ। और इसको लीड इमरान खान करते रहे। उन्होंने कहा अपनी गिरफ्तारी के बाद जिन्होंने प्रेस हुआ कि मुझे पकड़ा गया, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो भी लंबा अरसा जेलों में रह के अब जमानतें पा रहे हैं, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो भी मौजूद है। मगर जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी का कहते हैं, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे, क्या ऐसा करेंगे? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं चंद दिनों में पता चल जाएगा, क्या ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जा रहे हैं हुकूमत? देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि गैर मुइना मुद्दत तक आप इंतजार में बैठे रहें। अगर 9 मई जैसे जुर्म की भी सज़ा नहीं है तो पाकिस्तान की रियासत फिर सज़ा और जज़ा के बगैर तो कोई रियासत नहीं चल सकती। तो ये तो बिल्कुल नहीं चल सकेगी, जिसमें शोहदा की यादगारों से लेके पाकिस्तान के अदारों को दर्जनों हमले और दिन दिहाड़े, जिसकी वीडियोज़ हैं, जिसकी ऑडियोज़ हैं, जिसकी शवाहिद हैं, जिसमें बानी पीटीआई खुद कहते हैं मेरी गिरफ्तारी से हुआ है और कहते थे दोबारा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद अगर नहीं तो ऑप्शंस तो देखने पड़ेंगे ना जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ गदर मच जाए, या जत्थे परवान चढ़े, या लश्कर परवान चढ़े। यहाँ तो बानी पीटीआई से कई बहुत ज्यादा लोग मकबूल हैं, कोई दीनी जमातों के हैं, कोई दूसरे हैं। फिर तो हर रोज हम साहब, आप खुद सेनेटर हैं, पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत में उसके अंदर डेमोक्रेटिक और कानून के मुताबिक किसी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आइन और कानून में रहते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की कानून में भी बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त है, और नई कानून साजी जो है वो किसी वक्त भी पार्लियामेंट हालात के मुताबिक कर सकती है। आपको याद होगा यूके में आज से चंद साल पहले इसी तरह की मुजाहरे हुए, जलाओ गिराओ हुआ, एक बड़े नए कवानीन वहाँ पर पार्लियामेंट ने बनाए जो कि वक्त की ज़रूरत थे। तो किसी किस्म की, देखिए पार्लियामेंट इसलिए होती हैं, और अगर कानून में कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं पैदा करने की ज़रूरत है उसको उस वक्त, तो पार्लियामेंट कुछ नई कानून साजी कर सकती है। मगर ये नहीं मुमकिन, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि उन लोगों को सज़ा ना दी जाए जो 9 मई और इस तरह की एक नाकाम बगावत में शामिल है। बहुत शुक्रिया। ताजिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत अब एक और कानून साजी का इशारा दे रही है, क्या मामला होगा देखेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान बार बार बांग्लादेश का हवाला दे रहे हैं, वहाँ आज नई एडवाइजरी काउंसिल ने बाकायदा हल्फ उठा लिया है। डॉक्टर यूनुस पहुँच गए हैं, क्या हो रहा है बात करेंगे ब्रेक के बाद। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के चौथे दिन अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया है। तलबा तहरीक के नामजद करदा नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हुकूमत के सरबरा यानी चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किए गए हैं, मुल्क वापस आ गए हैं। साथ ही एडवाइजरी काउंसिल के अरकान ने भी हल्फ उठा लिया है। मगर आम बात यह है कि एडवाइजरी काउंसिल में अहम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल नहीं हैं, लेकिन तलबा तहरीक के 2 रहनुमाओं यानी नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद को एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही सिविल सोसाइटी के अफराद भी काउंसिल का हिस्सा हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस फिलहाल वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे, बल्कि स्टेट गेस्ट हाउस में रिहाइश इख्तियार करेंगे, क्योंकि एहतजाज और तोड़ फोड़ के बाद बांग्लादेश का वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस दोनों ही इस वक्त दफ्तरी काम या रिहाइश के काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव करके दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। हल्फबर्दारी से पहले आज दोपहर को डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका पहुंचे थे, जहां तलबा तहरीक के रहनुमा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरों के दौरान पुलिस की फायरिंग के सामने हाथ खोलकर खड़े होकर जान देने वाले अबू सैयद का तज़किरा करते हुए जज्बाती भी हो गए और कहा कि मुझे अबू सैयद याद आ रहे हैं, जिनकी तस्वीर हर दिल में नक्श है। अबू सैयद ने पुलिस की फायरिंग के सामने खड़े होकर जो हिम्मत दिखाई, उसके बाद फिर किसी में डर नहीं रहा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मजीद कहा कि अगर आपको मुझ पर यकीन है और मुझ पर भरोसा करते हैं तो ये यकीनी बनाएं कि मुल्क में कहीं भी कोई हमला नहीं होगा। साथ ही शेख हसीना वाजिद तो मुल्क छोड़कर फरार हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार में अपनी मर्जी से सरकारी इदारों में अहम ओहदों पर लोग भर्ती किए थे, जिस पर अब अखाड़ पछाड़ शुरू हो गई है और अब एक एक करके आला सरकारी ओहदेदारों से उन्हीं के मातहत मुलाजमीन इस्तीफ़े ले रहे हैं। ख़ासतौर पर बांग्लादेशी बैंकों में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। कल मुलाजमीन ने बांग्लादेश के मरकज़ी बैंक के डिप्टी गवर्नर से टॉप ऑफिशल्स को इस्तीफ़े देने पर मजबूर कर दिया, जबकि आज आधे दर्जन बैंकों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। बांग्लादेशी अखबार दी डेली स्टार के मुताबिक बैंकों के हुक्काम गैर कानूनी
तैनातियों को मनसूख कराने, मनी लॉन्ड्रिंग और बेज़ाब्तियों में मुलविस बैंक मालिकान को सजाएं दिलवाने और पिछले कुछ सालों में बरतरफ किए गए मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से आज मुख्तलिफ बैंक के मुलाजमीन ने अपने हेड ऑफिस के सामने एहतजाज किया, जिनमें इस्लामिक बैंक, सोशल इस्लामिक बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और बांग्लादेश कॉमर्स बैंक शामिल थे। इससे पहले कल मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के मरकजी बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर समेत 6 टॉप ऑफिसर्स को बैंक हेडक्वार्टर्स से निकाल दिया था और डिप्टी गवर्नर सैयदुर रहमान से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया था, जबकि मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ से इस्तीफ़ा मांगा था। जिसके बाद आज मरकजी बैंक के गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सरबरा और पॉलिसी एडवाइजर्स बैंक ही नहीं आए। इसके अलावा बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक कल नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सैकड़ों एहलकारों ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और चेयरमैन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इससे पहले फौज और पुलिस में भी आला तबादले हुए थे, जबकि मुल्क के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को ओहदे से हटा दिया गया था और फिर उन्हें रात गए मुल्क से फरार होने की कोशिश के दौरान ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था और इस गिरफ्तारी के लिए तैयारे को रनवे से टैक्सी करते हुए वापस लाया गया। इसके अलावा बांग्लादेश के पुलिस चीफ भी तब्दील कर दिए गए हैं। कल नए पुलिस चीफ ने जिम्मेदारियां संभालते ही हड़ताल पर चले जाने वाले पुलिस एहलकारों से कहा था कि वह 24 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी पर वापस आ जाएं। बहरहाल अब बांग्लादेश में हालात किसी हद तक मामूल पर आ रहे हैं। उबूरी हुकूमत ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, मगर दूसरी जानिब मुल्क की साबका ताकतवर हुक्मरान शेख हसीना वाजिद फिलहाल भारत में ही रिहाइश पजीर हैं और उनकी कोशिश है कि किसी दूसरे मुल्क, खासतौर पर बरतानिया में उन्हें सियासी पनाह मिल जाए, क्योंकि खबरों के मुताबिक भारत नहीं चाहता कि शेख हसीना वाजिद ज़्यादा देर भारत में रहें, क्योंकि उनकी आमराना हुकूमत को सपोर्ट करने और मुस्ताफ़ी होने के बाद उन्हें पनाह देने पर पहले ही बांग्लादेशी अवाम और सियासतदानों में भारत के खिलाफ गुस्सा है, जिसे भारत मजीद भड़काने का कोई जवाब नहीं देना चाहता। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के तज्जिए के मुताबिक शेख हसीना वाजिद को उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन के हमले से कुछ देर पहले महफूज रास्ता देकर भारत ने उन्हें मुमकिन तशद्दुद से बचाने में मदद की, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि भारत में उनकी मुसलसल मौजूदगी से भारत के शेख हसीना वाजिद के दोस्त के तौर पर इमेज को तक़वियत मिलने का खतरा है और ये बांग्लादेश की अगली हुकूमत के साथ भारत के ताल्लुकात को पेचीदा बना सकता है। शेख हसीना वाजिद को कब तक भारत अपने पास रखने का रिस्क लेगा, भारत में इस पर डिबेट जारी है। लेकिन शेख हसीना वाजिद ने अपने इख्तिदार के आखिरी लम्हों में किन हालात में भारत फरार होने का फैसला किया और उन 48 घंटों में उस मुल्क के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा, जिनकी शेख हसीना वाजिद ससुराली रिश्तेदार भी हैं, वो क्या कर रहे थे और उन्होंने किसके दबाव पर शेख हसीना वाजिद की हिमायत से पीछे हटने का फैसला किया। इस हवाले से आलमी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने अहम तफसीलात शाया कर दी हैं, जिसके मुताबिक 2 हाजिर सर्विस आर्मी अफसरान ने बताया कि शेख हसीना वाजिद के अचानक बांग्लादेश से फरार होने से एक रात पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपने जनरलों के साथ मीटिंग की, जिसमें यह फैसला किया गया कि फौजी एहलकार कर्फ्यू के निफाज को यकीनी बनवाने के लिए शहरियों पर फायर नहीं खोलेंगे। इस मामले का इल्म रखने वाले एक भारतीय एहलकार ने बताया कि इसके बाद आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के दफ्तर से रब्ता किया और उन्हें पैगाम दिया कि फौजी एहलकार लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करवा पाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक यह वाज़ेह पैगाम था कि शेख हसीना वाजिद को अब आर्मी की हिमायत हासिल नहीं रही। बांग्लादेशी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल समीउद्दौला चौधरी ने इतवार की शाम होने वाली डिस्कशन की तस्दीक की, मगर उसे इन्होंने एक मामूल की मीटिंग करार दिया और इस मीटिंग में किए गए फैसलों से मुताल्लिक पूछे गए इजाफी सवालात पर कोई तफसीलात फराहम नहीं की। रॉयटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के इवेंट्स और शेख हसीना वाजिद के आखिरी 48 घंटों से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए इन मामलात से आगाही रखने वाले 10 अफराद से बात की गई, जिनमें से 2 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान भी शामिल थे। उनमें से ज़्यादातर ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बात की, जबकि बांग्लादेश के 3 साबिक फौजी अफसरान ने बताया कि जनरल वक़ारुज़्ज़मा ने अवामी सतह पर तो शेख हसीना वाजिद की हिमायत से पीछे हटने के अपने फैसले की वजाहत नहीं की, लेकिन मुजाहिरों के दौरान मुतादिद हलाकतों ने फौज के लिए शेख हसीना वाजिद की हिमायत को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया था। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड सखावत हुसैन के मुताबिक फौज के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हो गई थी और शायद इसी चीज़ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर दबाव डाला, क्योंकि फौजी एहलकार सड़कों पर थे और वो देख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वक़ारुज़्ज़मा, जिनकी शेख हसीना वाजिद ससुराली रिश्तेदार भी हैं, उनकी तरफ से हफ्ते के दिन ही वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के लिए हिमायत में कमी के आसार नजर आने लगे थे, जिस वक्त वो टाउन हॉल की मीटिंग में सैकड़ों वर्दी में मलबूस अफसरान से खिताब कर रहे थे, जिसकी कुछ तफसीलात बाद में आर्मी ने पब्लिक कर दी थी। बांग्लादेशी फौज के तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया था कि मुजाहिरों के दौरान हर सूरत में जानों की हिफाजत को यकीनी बनाएं और अफसरान सब्र का मुजाहिरा करें, और यह पहला इशारा था कि बांग्लादेश की फौज पुरतशद्दुद मुजाहिरों को ताकत के जरिए नहीं दबाएगी, जिससे वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद कमज़ोर हो गई। पीर के दिन कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए मुजाहिरों का हिस्सा बनने वालों में साबिक फौजी एहलकार भी शामिल थे। उनमें से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल ने बताया कि आर्मी ने हमें नहीं रोका और आर्मी ने वही किया जिसका वादा आर्मी चीफ ने किया था। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश के साबिक फौजी इस बात पर नाराज़ हैं कि शेख हसीना वाजिद को क्यों फरार होने का मौका दिया गया। एक साबिक फौजी एहलकार के मुताबिक, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शेख हसीना वाजिद को फरार का महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था और ये एक हिमाकत थी।
सिर्फ यही नहीं, ये तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि इक़्तिदार के आखिरी वक्त में आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा और दीगर फोर्सेस के सरबराह वज़ीर आज़म हाउस में क्या कर रहे थे और शेख हसीना वाजिद से इस्तीफ़ा लेने के लिए कहां से दबाव डलवा रहे थे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीर के दिन मुजाहिरों के दौरान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इसरार कर रही थी कि वो ओहदा नहीं छोड़ेंगी और फौजी क़यादत उनसे कह रही थी कि इस तरह ज़्यादा खून बहेगा। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद अपने सिक्योरिटी चीफ्स के इस मशवरे की भी मुखालफत करती रहीं कि मुजाहिरों पर क्रैकडाउन नाकाम हो चुका है और इसमें 300 अफराद की जानें चली गई हैं। उन्हें दबाने की मज़ीद कोशिश की गई तो इससे मज़ीद खून रेजी होगी, मगर वो बात नहीं मान रही थी। लेकिन आखिर में उनके मुस्ताफ़ी होने का फैसला किसी गैर मुल्की दबाव या किसी डिप्लोमेटिक पुश की वजह से नहीं था, बल्कि टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उनके अहले खाना के अफराद से दरख्वास्त की थी कि वो शेख हसीना वाजिद को कायल करें कि उनके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पीर की सुबह आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी और पुलिस के सरबराहान शेख हसीना वाजिद की रिहाइश गाह पहुंचे थे, जिससे शेख हसीना वाजिद ने अपनी बहन शेख रिहाना के साथ मुलाकात की थी। शेख रिहाना लंदन में रहती हैं, मगर कुछ दिन पहले वो बांग्लादेश आई थी। इस दौरान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने जोर दिया कि मुजाहिरीन को पसपा किया जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी को ऐसा जाहिर किया जिसकी दूसरे इदारों को भी तकलीद करनी चाहिए, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान ने वाज़ेह कर दिया कि मुमकिन नहीं होगा क्योंकि मुजाहिरीन की तादाद लाखों में है। बहुत से लोग पहले ही वज़ीर आज़म हाउस के करीब पहुंच रहे हैं और आपकी हिफाजत के लिए कत्ल गारत करनी पड़ेगी, मगर तब भी हमें यकीन नहीं है कि हम इतने बड़े हुजूम को पसपा कर सकते हैं। मगर फिर भी शेख हसीना वाजिद नहीं मानी तो उनकी बहन ने उनसे कहा कि वो उनसे अलहदगी में बात करना चाहती हैं और फिर 20 मिनट बाद वो दोनों वापस आईं तो वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद खामोश थी, लेकिन तब भी वो मुस्ताफ़ी होने से हिचकिचा रही थी। जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा ने अमेरिका में शेख हसीना वाजिद के बेटे से फ़ोन पर राब्ता किया और अपनी माँ को हालात की संजीदगी कबूल करवाने के लिए मदद का कहा। फिर आर्मी चीफ ने फ़ोन शेख हसीना वाजिद को दिया, जिन्होंने अपने बेटे की बातों को खामोशी से सुना और उन्होंने मुस्ताफ़ी होने के लिए रजामंदी जाहिर करते हुए कहा कि वो यहीं यानी बांग्लादेश में ही रहना चाहती हैं और किसी भी सूरत में मुल्क नहीं छोड़ना चाहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में शेख हसीना वाजिद के बेटे ने भारतीय टीवी से बात करते हुए कहा कि हम उनकी सेफ्टी के हवाले से फिक्रमंद थे, इसलिए हमने उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए कायल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने के लिए रजामंद होने के बाद जर्नल्स ने अंदाज़ा लगाया कि शेख हसीना वाजिद को बाहर निकालने के लिए 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन दोपहर 1 बजे के करीब वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर वाले क्वार्टर से उतरी। शेख रिहाना ने एक बड़ा फोटो फ्रेम भी उठाया हुआ था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर वज़ीर आज़म के टीवी पर खिताब की तैयारी हो रही थी। मगर कन्फ्यूजन उस वक्त मजीद बढ़ गई कि जब लाइव टेलीकास्ट के लिए आने वाला ट्रक वज़ीर आज़म हाउस आने के बजाय आर्मी के हेडक्वार्टर्स की तरफ चला गया, जिसका ये मतलब था कि पावर अब शिफ्ट हो चुका है। फिर सबने देखा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कौम से खिताब किया और फिर उसको मीडिया पर दिखाया गया, जो दरअसल शेख हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार के खात्मे के साथ साथ तलबा तहरीक की जिद्दोजहद की कामयाबी का ऐलान था। लेकिन ये तलबा तहरीक जो बहुत ज़्यादा बाअसर हो गई थी और हालिया तमाम फैसलों में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आई है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या सब कुछ वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसा कि मुल्क की फ़ौज वादा कर रही है? इस पर इसलिए सवालात उठते हैं क्योंकि बांग्लादेश में फ़ौजी बगावत की एक तारीख रही है। 1972 में बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बन गए थे और फिर सदर बन गए और 1975 तक इस ओहदे पर फाइज रहे, मगर उनका अंजाम दर्दनाक तरीके से हुआ। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को उनके ख़ानदान के बेशतर अफराद समेत एक फ़ौजी बगावत में कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश में एक तवील फ़ौजी हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। 15 अगस्त 1975 की बगावत में शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद सियासतदान मुश्ताक अहमद को इक़्तिदार सौंप दिया गया और शेख मुजीब के खिलाफ बगावत में शामिल मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान को आर्मी चीफ बना दिया गया। मगर मुश्ताक अहमद का दौर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सका और सिर्फ 3 माह बाद 3 नवंबर 1975 को एक फ़ौजी बगावत में ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउर रहमान को साथियों समेत नज़रबंद कर दिया और इक़्तिदार हासिल करने के साथ साथ खुद आर्मी चीफ भी बन गए। लेकिन उनका इक़्तिदार सिर्फ 4 दिन तक ही कायम रह सका और 7 नवंबर 1975 को एक और फ़ौजी बगावत में खालिद मुशर्रफ को कत्ल कर दिया गया और नज़रबंद जनरल ज़ियाउर रहमान इक़्तिदार में आ गए और जनरल ज़ियाउर रहमान 1981 तक इक़्तिदार पर काबिज रहे। इसके बाद 1981 में बागियों ने जनरल ज़ियाउर रहमान को चिटागोंग की एक सरकारी गेस्ट हाउस में घुसकर कत्ल कर दिया और उसके बारे में ख्याल किया जाता है कि यह वाक़या फ़ौजी अफसरान के एक छोटे ग्रुप की कार्रवाई थी, मगर फ़ौज खुद हुकूमत की वफादार रही और बगावत को कुचल दिया गया और जनरल ज़ियाउर रहमान के नायब सदर अब्दुल सत्तार को कायम मकाम सदर बना दिया गया। मगर मार्च 1982 में कायम मकाम सदर अब्दुल सत्तार को भी फ़ौजी बगावत का सामना करना पड़ा और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की सरबराही में एक फ़ौजी बगावत में सदर अब्दुल सत्तार को माजूल कर दिया गया और जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद बांग्लादेश के पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए।
जो बाद में सदर बन गए, और फिर जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद का इक़्तिदार अगले 9 सालों तक बरकरार रहा। इस दौरान बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद भारत से जिलावतनी ख़त्म करके वतन वापस आ गईं और सियासी जिद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। और उस वक्त साबिक डिक्टेटर जनरल ज़ियाउर रहमान की अहलिया खालिदा ज़िया भी जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गई। और फिर 1991 में अवामी एहतजाज और हंगामों के बाद जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और फिर 2 ख़वातीन के इक़्तिदार का सिलसिला शुरू हो गया। 1991 में जनरल ज़ियाउर रहमान की बीवी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई। और फिर 1996 में शेख हसीना वाजिद पहली बार वज़ीर आज़म बन गई और 2001 में खालिदा ज़िया दोबारा इक़्तिदार में आ गई। लेकिन 2006 में फ़ौज की मुदाखलत के पेश नज़र खालिदा ज़िया ने इक़्तिदार छोड़ दिया और फ़ौजी हिमायत से मुल्क में टेक्नोक्रेट तर्ज की हुकूमत बना दी गई, जिसकी सरबराही माहिर मईशत फ़खरुद्दीन अहमद को दी गई। फिर इस निगरान हुकूमत ने खालिदा ज़िया और शेख हसीना वाजिद को करप्शन चार्जेस पर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दिसंबर 2008 में इलेक्शन से पहले दोनों को छोड़ दिया गया और 2008 में होने वाले आम इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग कामयाब हो गई और फिर वो 15 साल तक इक़्तिदार में रही। और शेख हसीना वाजिद के इस दौर में जहां उनका आमराना रवैया आगे बढ़ता चला गया, तो वहीं बांग्लादेशी मईशत तरक्की के रास्ते पर भी चल पड़ी। पर कैपिटा इनकम भारत और पाकिस्तान दोनों से आगे निकल गई, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ और प्राइवेट सेक्टर के जरिए रोजगार के मौके पैदा हुए। खवातीन का बांग्लादेशी मईशत में किरदार और बढ़ गया। बांग्लादेश की मईशत को डिजिटाइज करने में शेख हसीना वाजिद का दौर अहम साबित हुआ। इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, मगर इस सब के साथ शेख हसीना वाजिद का तर्ज हुकूमत आमराना होता चला गया। मीडिया पर कदगने बढ़ती चली गईं, अपोजिशन को जेलों में डाल दिया गया, जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला शुरू हो गया। एहतजाज करने वालों से डायलॉग के बजाय उनसे ताकत से निमटने को तरजीह दी गई। इंतखाबात में दीगर जमातों को हिस्सा लेने से रोका गया और बांग्लादेश को 1 पार्टी स्टेट बना दिया गया। और आखिरकार इसका अंजाम तलबा के एहतजाज के नतीजे में शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार को इबरतनाक खात्मे की सूरत में निकला और आज अबूरी हुकूमत कायम हो गई है। मगर क्या ये अबूरी हुकूमत चल पाएगी या फिर बांग्लादेश में जो कुछ होता रहा है वो दोबारा भी हो सकता है? ढाका से हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी मीर रिहान मसूद, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ढाका से सीनियर सहाफ़ी रिहान मसूद मौजूद हैं। मीर रिहान मसूद, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एडवाइजरी काउंसिल का ऐलान हो गया, हल्फ ले लिया, जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें स्टूडेंट रहनुमा भी शामिल हैं, सिविल सोसाइटी से भी लोग शामिल हैं। क्या कहा जा सकता है कि ये बाकायदा तौर पर मुकम्मल स्टूडेंट्स की कंसल्टेशन के साथ और डॉक्टर यूनुस के इनपुट के साथ बनी है और इसमें कोई मिलिट्री का डिक्टेशन शामिल नहीं है एडवाइजरी काउंसिल में? Yes, as far as I know, जी, जितना मुझे मालूम हो सका है तलबा की राय को अहमियत दी गई है। 2 तलबा नाहिद और आसिफ को अबूरी हुकूमत की काउंसिल में शामिल किया गया है। ये दोनों जुलाई से ही कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों में आगे थे और इन्होंने डिक्टेटर शेख हसीना को घर भेजने के लिए भी जिद्दोजहद की। नोबेल लॉरेट प्रोफेसर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नाम भी तलबा ने दिया था। सदर शहाबुद्दीन ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर नामजद किया था और वो आज ही पेरिस से वतन वापस पहुंचे हैं। उन्होंने शेख हसीना के दौर में बहुत मुश्किलात का सामना किया, जब शेख हसीना उन्हें मुख्तलिफ केसेस बनाकर जेल भेजने वाली थी, लेकिन उन्हें भरपूर आलमी हिमायत हासिल थी और अब तलबा भी उनकी हिमायत कर रहे हैं और अब उन्होंने भी तलबा को अबूरी हुकूमती काउंसिल में शामिल किया है। बांग्लादेश को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। क्या ये देखा जा रहा है कि ये इंटरिम सेटअप इस्तेहकाम लेके आएगा और जो दीगर जमातें हैं, खालिदा ज़िया की जमात है, जमात इस्लामी है, दीगर जमात, वो सब एक्सेप्ट कर रही हैं इस सिस्टम को? Right now, as far as I know, BNP के सीनियर रहनुमा मिर्जा फ़खर ने कहा है कि वो मौजूदा प्रोसेस और अबूरी हुकूमत से पूरी तरह मुतमईन हैं। वो तलबा को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि तलबा इस वक्त बहुत मजबूत ताकत हैं और सियासी एतबार से कोई उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए सब उन्हें तस्लीम कर रहे हैं। मगर वो सब जल्द अज जल्द इंतखाबात भी चाहते हैं, जैसा कि खालिदा ज़िया के साहबजादे और BNP के सीनियर रहनुमा तारिक ज़िया ने एक पार्टी इजलास में कहा है। जमात इस्लामी ने भी कहा है कि तलबा जो भी फैसला करेंगे वो उनके साथ है। सो सूरत हाल ये है कि कोई भी तलबा को नाखुश नहीं करना चाहता। ये सबसे बड़ी वजह है कि सब ने मौजूदा सेटअप को कबूल कर लिया है, लेकिन जब हुकूमत अपना काम शुरू करेगी और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी तब वक्त बताएगा कि सब उनसे मुतमईन हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त भी कुछ चीज़ें बांग्लादेश में चल रही हैं। जैसा कि अभी BNP के साबिक रहनुमा को अटॉर्नी जनरल बना दिया गया था जो BNP के ह्यूमन राइट्स विंग में थे। लिहाजा अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक सब तलबा के साथ हैं और BNP ये तवक्को कर रही है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो वो हुकूमत बनाएगी। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।